जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे पूर्व के प्रश्न पत्रों का उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी में जो पूछे गए हैं कि उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। आज घातांक से आगे का चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे पूर्व के वीडियो में कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के क्षेत्र तथा सीमाओं का उल्लेख करिए। तो इसका चर्चा हम लोगों ने कर लिया था और इसके बाद अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 के ए के बाद 3B। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्रिटिकल है और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें बताने का, क्योंकि बिना डायग्राम के ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इलाहाबाद से 6 वयस्क व्यक्तियों का ग्रुप समूह जिसमें A, B, C, D एवं E पुरुष थे तथा F नाम की एक लड़की थी, दार्जिलिंग के एक एडवेंचर कैंप में उपस्थित हुए तथा 5 व्यक्तियों का दूसरा समूह कानपुर से समान प्रयोजनों के लिए दार्जिलिंग पहुंच चुके थे। एक दिन शाम को जब इलाहाबाद ग्रुप के सदस्य कैंप के बाहर आनंद ले रहे थे तब कानपुर ग्रुप के लड़के वहां पहुंच गए और लड़की को रंगीन अश्लील फोटो दिखाने लगे तथा अश्लील टिप्पणियां करने लगे। इलाहाबाद ग्रुप ने विरोध किया लेकिन वे अपने करतूत से बाज नहीं आए। ए ने कहा, अच्छा होता तुम जाते और अपने बहनों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते। यह टिप्पणी सुनकर कानपुर ग्रुप के व्यक्तियों ने गुस्से में आकर ए पर डंडे से प्रहार कर दिया। इस पर बी ने ईंट का आधा टुकड़ा उठाकर कानपुर ग्रुप के व्यक्तियों के ऊपर फेंका, जिससे कानपुर ग्रुप के नामक व्यक्ति को साधारण उपहति कारित हो गए। इसी प्रकार सी भी ईंट उठाकर कानपुर ग्रुप के व्यक्तियों को फेंका, जिससे एल का हाथ टूट गया। कानपुर ग्रुप के 2 अन्य व्यक्ति एम तथा एन ने डी एवं ई को बलपूर्वक धक्का मारे, जिसके परिणाम स्वरूप वे पत्थर से टकरा गए, जिससे एन और डी के सिर पर पिछला भाग फ्रैक्चर हो गया। इस पूरी घटना के दौरान ए को कई प्रकार की चोटें आई। इसी बीच इसी ढंग से कानपुर ग्रुप का एक व्यक्ति ओ एफ को धक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया तथा और ओ ने उसे घूंसों से पीटा तथा इस समय ई को खूब गाली दे रहा था। ई ग्रुप से चाकू निकाला और कानपुर ग्रुप के व्यक्ति ओ के छाती पर चाकू के कई प्रहार किए और उसने मरने तक चाकू भोंकता रहा। उपयुक्त स्थान पर घटित घटना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या इलाहाबाद ग्रुप के किसी सदस्य या सदस्यों ने कोरे अपराध या अपराधों को कारित किया है? समालोचनात्मक परीक्षण एवं व्याख्या कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इलाहाबाद ग्रुप के सदस्यों के बीच संयुक्त रूप से दायी होंगे या नहीं? क्या ई के कार्य के लिए ए, बी, सी, डी एवं एफ उसी प्रकार जवाबदेह एवं दायी होंगे जैसे ई? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो इसका जो क्वेश्चन नंबर ए है कि क्या इलाहाबाद ग्रुप के किसी सदस्य या सदस्यों ने कोरे अपराध या अपराधों को कारित किया है? समालोचनात्मक परीक्षण एवं व्याख्या कीजिए। तो जो धारा 300 का अपवाद 2 है उसमें ई की लायबिलिटी आएगी, क्योंकि उसने चूँकि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उसका अतिक्रमण करते हुए उसने हत्या कारित कर दिया है। मतलब जो हत्या की श्रेणी में न आने वाला जो है आपराधिक मानववध का अपराध कर दिया है। अब दूसरी बात आती है कि क्या इन लोगों का अपराध हुआ है कि नहीं हुआ? तो अपराध तो किए ही हैं। प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए इन लोगों ने प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग का अतिक्रमण कर दिया है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है ये उसी में क्वेश्चन का आंसर ये भी दिया जा सकता है कि इन लोगों ने प्राइवेट डिफेंस का पहले तो इस्तेमाल किया,
लेकिन चूंकि घटना इस तरीके से तारतम्यता बनती चली गई कि एक दूसरे से वो उलझते गए। अब जो मेन क्वेश्चन है कि क्या ई भी जो है, जो इसने हत्या किया था, वो बाकी लोग भी उसके साथ दायी होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए, जो धारा 149 है या धारा 34 है, उसको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो 34 में यह है कि पूर्व नियोजित कार्य होना चाहिए। तो 34 तो यहाँ कहीं से भी लागू नहीं होता है, लेकिन धारा जो 149 है उसमें थोड़ा बहुत ये बात अगर जो लेके जाया जाए तो वहाँ तभी होगा जहाँ विधि विरुद्ध जमाव यदि क्रिएट किया गया है, तब उस तरीके का हो सकता है। लेकिन उसमें एक बात कहा गया कि जो विधि विरुद्ध जमाव पहले नहीं था वो क्रिएट हो भी सकता है, मतलब मौके पर भी हो सकता है। तो देखा जाए तो धारा 149 के तहत ये लोग जा सकते हैं। और साथ में ई जो है, ई का अपना जो रोल है, वो रोल धारा 304 के खंड 2 जो है उसमें आएगा, क्योंकि वो भी जो है एक प्रकार से उत्तेजनावश, प्रकोपनवश उसने जो है हत्या किया है, न कि उसका कोई पहले से इंटेंशन था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। और यदि यहाँ ब्लैक बोर्ड रहता या सैमपट रहता, उस तरीके का डैशबोर्ड रहता, तो मैं बाकायदे डायग्राम बना करके उसका क्वेश्चन का आंसर बताता। क्योंकि सबका कहीं ना कहीं से विश्लेषणात्मक उत्तर देने में लिखकर तो दिया जा सकता है, लेकिन मुंह से हमें लग रहा है थोड़ा सा असहजता हो रहा है हमें बताने में। इसके लिए आप लोग क्षमा है इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4A देखिए, ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के राज्य क्षेत्रातीत कार्रवाई से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। राज्य क्षेत्रातीत कार्रवाई तथा प्रत्यर्पण में क्या अंतर है। तो ये धारा 2, 3, 4 जो है, इससे ही रिलेट करके भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं। तो जब धारा 2 में ये कह रहा है कि किसी प्रकार का कोई यदि अपराध हो रहा है इस संहिता का, तो इस संहिता का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है तो इस संहिता में दिए गए अपराध से ही वो दंडित किया जाएगा। दूसरा कह रहा है जो धारा 3 की, जो भारत से परे किए गए कोई अपराध है लेकिन वो किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो उस वजह से उसी प्रकार से दायी होगा मानो कि उसने जो है भारत के भीतर कार्य किया है। और जो धारा 4 है, ये राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार क्या है उसके बारे में बताता है। तो ये कहता है कि यदि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किया जाता है तब भी वहाँ उसका विस्तार होगा। दूसरा कह रहा है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी ये लागू होता है ये संहिता। मतलब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे नहीं हो, लेकिन भारत का कोई रजिस्ट्रीकृत, भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई पोत है, उस पर कोई अपराध किया गया है तो उसका जुडिक्शन जो है इस संहिता का उस व्यक्ति पर भी हो जाएगा। तीसरा इसमें कह रहा है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है। मतलब इसके कहने का सेंस ये है कि यदि कंप्यूटर भारत में है, वो कहीं भी कंप्यूटर के साधन से अगर जो भारत में लक्ष्य बना करके कोई ऐसा इस तरह का इंटेलेक्चुअल तरीके से यदि कोई अपराध किया जाता है तो फिर उसका भी क्षेत्रातीत जो है विस्तार आईपीसी का उस पर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जो इसका मेन है क्वेश्चन की प्रत्यर्पण और राज्य क्षेत्रातीत कार्रवाई में अंतर क्या है, तो प्रत्यर्पण जो होता है वो किसी दूसरे सरकार द्वारा यानी कि दूसरे राज्यों द्वारा एक करार के माध्यम से उसका इन्फोर्स किया जाता है। और उस प्रत्यर्पण में सिर्फ इतना ही होता है कि जो अपराधी है उसको भारतीय उस दंड न्यायालय के जुडिक्शन में उसको भेजा जाता है जहाँ पर उसका विचारण हो रहा है। जबकि राज्य क्षेत्रातीत कार्रवाई जो होती है उसका एक्सटेंशन भारतीय जुडिक्शन पे होता है, यानी कि भारतीय पोत पे होगा, भारतीय का जो टेरिटोरियल जुडिक्शन होगा उस पर होगा, इस पे एक्सटेंड करेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4A को देख लिया जाए। सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित को कारण सहित निर्णित कीजिए कि भारतीय इंग्लैंड में जारकर्म करता है, जो वहाँ अपराध नहीं है वह भारत वापस आता है, क्या वह भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत जारता के लिए दंडित किया जाएगा। तो देखिए, अब तो देखा जाए तो जोसेफ सीने बनाम भारत संघ का मामला जो आया उसके बाद से धारा 497 को भी एक प्रकार से
निरसित कर दिया गया है, इनवैलिड घोषित कर दिया गया है, तो अब वो अपराध नहीं रह गया। लेकिन इसके क्वेश्चन का पूछने का सेंस धारा 3 और 4 है, और उस दृष्टि से देखा जाए भारतीय दंड संहिता क्या, तो जो धारा 4 का जो पहला क्लाज है उसमें कह रहा है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो इस संहिता के अधीन वो अपराध माना जाएगा, भले ही वहाँ वो अपराध हो चाहे ना हो। वही बात धारा 3 कह रहा है कि यदि भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र है, वो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के बंधों के अनुसार ऐसे बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। तो इन दोनों धाराओं को यदि देखा जाए तो वो लाइबल होगा, भले ही वो अपराध इंग्लैंड में किया गया है। तो क्या हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ये कह रहे कि ये जानता है कि जो वह कार्य कर रहा है जिससे गर्भवती महिला की मृत्यु होना संभाव्य है, उस महिला की मृत्यु हो जाती तो वह आपराधिक मानववध हो जाता। महिला उपहत हो जाती है लेकिन मरती नहीं है, किंतु उसके द्वारा अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो जाती है जो उसके गर्भ में था। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन्हें क्या अपराध किया है? देखिए वो 2 धाराओं में आएगा, एक तो धारा 307 में भी आएगा और धारा 316 में भी आएगा। 307 का इंग्रीडियंट्स ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं, धारा 300 में जितने भी आवश्यक तत्व बताए गए हैं एक हत्या के लिए, आप वो कार्य पूरा कर लेते हैं। परिणाम बस ये है कि आपका परिणाम वह न निकल करके वो महिला बच जाती है। तो यहाँ जो बताया गया है कि ये जानता है कि जो वह कार्य कर रहा है उससे गर्भवती महिला की मृत्यु होना संभाव्य है, उस महिला की मृत्यु हो जाती तो आपराधिक मानववध हो जाता। तो यहाँ धारा 308 भी लागू होगा। अब आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में कब आएगा इसको बताया गया है। तो अब चूंकि वह महिला बच गई है, उसने किया है, उपहत तो किया है उसी श्रेणी में, लेकिन अब बच गई है, लेकिन उसका जो अजन्मा बच्चा है वो मर गया, माने मिसकरेज हो गया। तो ये धारा 316 में भी आएगा, क्योंकि 316 में ये बात कहा गया है कि उसका जो धारा है ये कह रहा है कि जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावासी जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये गर्भवती जो अजन्मा बच्चा है उसके बारे में ये बात कह रहा है, न कि उस महिला के बारे में बात कर रहा है। तो यदि महिला के बारे में बात किया जा रहा है तब तो धारा 307 भी लागू होगा, और गर्भवती महिला है तो धारा 316 भी लागू होगा। तो अब यहाँ देखना ये है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, और हमारे हिसाब से तो ये दोनों धाराएं जो है 307 या 308 भी लगेंगी और धारा 316 भी लगेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, और शायद ये क्वेश्चन आखिरी है क्योंकि इसमें 5-5 क्वेश्चन ही बनाए गए हैं, लेकिन ABC करके बनाए गए हैं। देखते हैं, समय जितना हो सकेगा इसको पूरा किया जाएगा, अन्यथा जो है आगे के धाराओं में इसका चर्चा करेंगे। कह रहा है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियाँ। तो देखिए, राज्य सरकार की शक्तियों के बारे में देखा जाए तो इसमें धारा 22 है, धारा 41 है और धारा 42 भी है। और इसमें जो बातें कही गई हैं वो ये कहा गया है धारा 22 में कि लेखा और संपरीक्षण। तो उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को संपरीक्षक द्वारा स्थानीय कोष लेखा का संपरीक्षण करने के लिए सशक्त करता है। राज्य सरकार महालेखाकार उत्तर प्रदेश अथवा नियंत्रक महालेखाकार भारत सरकार अथवा किसी अन्य लेखाकार को ऐसी दस्तावेजों और शर्तों के अधीन जैसा कि उसके और राज्य सरकार के बीच सहमति हो संपरीक्षण हेतु प्रभार सौंप सकती है। मतलब राज्य सरकार जो नगर नियोजन है, विकास प्राधिकरण है, उसके लेखा जोखा के लिए या तो राज्य सरकार के जो वो होंगे महालेखाकार होंगे, या जो केंद्र सरकार के जो होते हैं कैग, उनके द्वारा होगा। अब धारा 41 नियंत्रण की बात करता है। तो किस प्रकार का नियंत्रण है, ये कह रहा है कि
प्राधिकरण के चेयरमैन या उप चेयरमैन के कृत्य के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में कुशल प्रशासन के लिए समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को बाध्यकारी बनाता है। दूसरा है इसका, यदि राज्य सरकार और प्राधिकरण के बीच में शक्तियों और कार्यों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। तीसरा कार्य कि राज्य सरकार आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से प्राधिकरण चेयरमैन या उप चेयरमैन द्वारा निस्तारित अथवा आदेश पारित किसी मामले के अभिलेख पारित किए गए आदेश या निर्देश की वैधता अथवा औचित्य के बारे में अपना समाधान करने हेतु अभिलेख मंगाकर ऐसा आदेश या निर्देश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे। तो इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा। और आखिरी में धारा 42 है विवरणी और निरीक्षण। अब ये भी कह रहा है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अधिकारी महायोजना के लागू किए जाने से संबंधित कोई रिपोर्ट, विवरणी अथवा अन्य सूचनाएं प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी से मंगा सकता है। राज्य द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भूमि पर यह सुनिश्चित करने हेतु कि महायोजना को बंद ठीक तरह से लागू किया गया है या किया जा रहा है अथवा नहीं, अपने सहायकों या कर्मचारियों के साथ या बिना उसके प्रवेश करा सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। अब उसके बाद से क्वेश्चन 5 का बी है, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13/1972 के अंतर्गत किराए में वृद्धि करने की जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ क्या हैं। तो देखिए इसमें धारा 5, 6 और 9 कैपिटल ए है। तो जो 5 और 6 है उसमें एक प्रकार से देखा जाए तो खुद जो है भवन स्वामी और क्या बोलते हैं वो किराएदार दोनों की आपस की सहमति के आधार पर किराया को बढ़ाया जाता है और इसमें सूचना दिया जाता है मकान मालिक द्वारा किराएदार को कि इस तरीके की धनराशि बढ़ाई जा रही है। उसमें भी दिया गया है कि 1% से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। या कोई धारा 6 में करे कि कोई सुधार वगैरह हुआ है तो सुधार के आधार पर भी उसको बढ़ाया जाए। सुधार मतलब कोई डेवलपमेंट कर दिया गया है मकान में तो मकान मालिक उसको किराया बढ़ा सकता है। और वही बात है कि उसको उसी तरीके से नोटिस देना होगा जो कि धारा 5 में बताया गया है। और धारा 9 कैपिटल ए में है कि जहां ऐसे भवनों का पुनरीक्षण किया जाता है जो कि एक प्रकार से धार्मिक या पूर्त कार्यों के लिए वो भवन है, लेकिन उस भवनों में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं कुछ एक प्रकार से किराए के पर्पज से दिया गया है, तो उन किराएदारी वाली जो एरिया है उसका पुनरीक्षण करते समय जो कुछ भी होगा उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तदर्थ आवेदन दिए जाने पर। और एक बार अगर जो कोई उसके द्वारा मानक निर्धारण कर दिया जाए है किराया जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तो 5 साल तक वो रहेगा। 5 साल के फिर अंदर उस पर किसी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। अब पुनः 5 साल बाद चाहे तो उसका बढ़ोतरी के लिए फिर से पुनरीक्षण कराने के लिए आवेदन दिया जा सकता है जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष और वो उस तरीके से फिर उनका बढ़ोतरी करने का आदेश देंगे। और जहाँ तक इन सब लोकल लाभ पे संबंधित जिन जिन धाराओं का मैं चर्चा कर रहा हूँ इसका मैंने समग्र रूप से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अब इसके बाद से क्वेश्चन आता है इसका C5 का C कि उत्तर प्रदेश नगर योजना तथा विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत वर्णित योजनाओं के प्रकार कितने हैं। उसके बाद से D है उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 किन भवनों पर प्रयोज्य लागू नहीं है। और E है गांव सभा की भूमि अपराधिकृत कब्जाधारी को बेदखल करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ये तीनों धाराएं बहुत, इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होगा, टिप्पणी में भले पूछा है लेकिन क्वेश्चन इसका लेंदी होगा। तो मैं चाहूँगा कि एक नेक्स्ट वीडियो में इसको एक साथ कवर करके तीनों का आंसर दें और उसमें इस अधिनियम को मतलब ये जो पेपर है उसमें समाप्त कर दिया जाए। फिर सन 2018 का जो तीनों प्रश्न पत्र हुआ है उसका फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमने बताया हो आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। कृपया जरूर देख लीजिएगा जिन जिन धाराओं का मैंने चर्चा किया है और जहाँ जहाँ प्रोविज़न है उसको आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।